नवाज शरीफ के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। सबसे पहले 13th अमेंडमेंट निकाला नवाज शरीफ ने। बच्चों क्या निकाला? 13th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट वाज ऑपोजिट ऑफ 8th अमेंडमेंट, यानी कि ये 8th अमेंडमेंट को खत्म करने के लिए था। इट वाज देयर टू रिपील द 8th अमेंडमेंट। इट वाज देयर टू रिपील द 8th अमेंडमेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट नाउ बिकेम द सेरेमोनियल फिगर, यानी प्रेसिडेंट जो है उसके पास अब कोई भी पावर नहीं बची। प्रेसिडेंट के पास अब कोई भी पावर नहीं बची। ठीक है। प्रेसिडेंट अब प्रोविंशियल गवर्नर्स को या आर्मी के चीफ्स को अपॉइंट नहीं कर सकता है। बेटा 8th अमेंडमेंट सबको याद है ना? उसका बिल्कुल ऑपोजिट 8th अमेंडमेंट में क्या था? प्रेसिडेंट जब भी चाहे प्रोविंशियल गवर्नर असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट में चेंज, हर चीज प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन ये जो 13th अमेंडमेंट था, नवाज शरीफ ने अब जैसे ही इसको दूसरी दफा हुकूमत मिली 1997 के अंदर, इसने पहला काम ही ये किया कि 8th अमेंडमेंट को, अब पूछे सर ये बेनजीर ने भी तो कोशिश की थी, कैबिनेट सपोर्ट नहीं था। इस दफा तो हर पार्टी तंग आ चुकी थी, हर पार्टी ने इसको बोला कि हम तुम्हें जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो नवाज शरीफ वाज सक्सेसफुल बिकॉज ऑल पार्टीज सपोर्टेड हिम इन द नेशनल असेंबली। क्यों? क्योंकि सब पार्टीज ने एक्सपीरियंस कर चुका था कि जो 8th अमेंडमेंट है वो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाता। जैसे प्रेसिडेंट लेगारी बार बार तीनों को बार बार किस बेसिस पे हटा रहा था? किस बेसिस पे हटा रहा था? 8th अमेंडमेंट यूज करके ना। गुलाम इसाक खान ने किस बेसिस पे हटाया था? 8th अमेंडमेंट यूज करके। तो जो आता था उसको 8th अमेंडमेंट यूज करके हर प्राइम मिनिस्टर को बाहर कर देता था प्रेसिडेंट। तो 8th अमेंडमेंट खत्म हो गया। कौन से अमेंडमेंट आया तो ये खत्म हुआ? 13th अमेंडमेंट। इसी तरीके से नवाज शरीफ ने 14th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। कौन सा अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया? 14th अमेंडमेंट। इसको हम एंटी डिफेक्शन बिल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन बिल। बेटा पहले क्या होता था, अगर मैं और अंसफ आपस में लड़ रहे हैं पॉलिटिक्स में, अगर अंसफ जीत गया तो मैं क्या करता था, मैं दूसरे अपने पार्टी के साथ मिलकर अलायंस बनाता था और बोलता था कि हम इसके खिलाफ ऑपोजिशन। नवाज शरीफ ने अच्छा, और फिर क्या हुआ, कल मैं जीतता था तो मैं जो है ना वो तुम्हारी तरफ आ जाता। समझ रहे हो बात को? स्विचिंग होती थी। पॉलिटिशियंस उस पार्टी के साथ जाते थे जो विनिंग पार्टी हुआ करती थी। डज दैट मेक सेंस? तो इस अमेंडमेंट के जरिए ये बोला गया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को जगह स्विच करने की जरूरत, यानी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को जरूरत नहीं, इजाजत नहीं होगी। ठीक है। तुम जीत रही हो तो शामिल तुम्हारे साथ, मैं जीत रहा हूं तो शामिल मेरे साथ, ये होता था। तो अगर मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, जैसे शामिल हो मेरे दोस्त हैं, हम तुम्हारे दुश्मन है, तो अगर तुम जीत रही हो तो ये मेरे साथ अलायंस कर लेगा आके। समझ रहे हो बात को? और अगर कल को मैं हार रहा हूं तो शामिल किसके साथ दोस्ती करेगा? तुम्हारे साथ। यानी दोस्त दुश्मन एक दूसरे को यूं बना देते थे पॉलिटिकली। तो इस अमेंडमेंट को लाने का मकसद ये था कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो पार्टी स्विच नहीं कर सके। ठीक है। इससे हुआ क्या, परमानेंट शनाख्तें होने लगी। पता चलने लगा कि भाई ये जो है ना वो इस पार्टी का मेंबर। अब पार्टीज इस तरीके से स्विच नहीं हो सक रही थी। ऑपोजिशन ने बोला नवाज शरीफ ने ये इस वजह से पास किया है ताकि जो हमारे साथ जो कंबाइन हुए हैं लोग वो हमसे अलग हो जाएं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अब आप कंबाइन नहीं कर सकते थे। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? सो दिस वाज द 14th अमेंडमेंट। ठीक है। 14th, ओ सॉरी, हाँ यस 14th अमेंडमेंट। ठीक है। 13th और 14th समझ आ गया? ये तीनों लाइन से अमेंडमेंट्स है। 13 भी इसका है, 14 भी इसके टेन्योर में और 15th भी इसके टेन्योर में। ठीक है। डज दैट मेक सेंस? 13th अमेंडमेंट क्या था भाई? 8th अमेंडमेंट को खत्म कर दिया। 14th अमेंडमेंट क्या था? एंटी डिफेक्शन बिल बोलते हैं। इससे पॉलिटिशियंस को रोका गया कि आप पार्टी स्विच नहीं कर सकते। और 15th अमेंडमेंट क्या था? 15th अमेंडमेंट में यह बोला गया कि कुरान और सुन्ना सुप्रीम लॉज हैं पाकिस्तान के। कुरान और सुन्ना सुप्रीम लॉज हैं पाकिस्तान के। और ये बोला गया, इससे कौन खुश हुआ? उलेमास खुश हुए। उन्होंने देखा कि हाँ भाई जिया के इस्लामाइजेशन वाली बात बढ़ रही है, अच्छी बात है, इस्लाम फैल रहा है और इस्लाम को परसिस्टेंस मिल रही है। और मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि नवाज शरीफ वाज अ विविड सपोर्टर ऑफ इस्लामाइजेशन रिफॉर्म्स। पहले टेन्योर में भी इसने इस्लामाइजेशन रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया था।
लेकिन ऑपोजिशन ने बोला कि भाई जिस तरह पहले उसमें क्रिटिसिज्म था, इसमें भी यही है कि रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट। डज दैट मेक सेंस? अब क्या सीन है देखो जरा। सज्जाद अली शाह जो है, इसको अपॉइंट किया था बेनजीर भुट्टो ने। किसने बेटा अपॉइंट किया था इसको? ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु वॉज अपॉइंटेड बाय बेनजीर भुट्टो। बेटा 1997 में नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के बहुत ज्यादा इल्जाम थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उन इल्जामों के साथ उन इल्जामों को अपने अपने आप को डिफेंड कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसमें फैसला किसको सुनाना था? जस्टिस सज्जाद। किसको सुनाना था? जस्टिस सज्जाद को। हुआ क्या, नवाज शरीफ के सपोर्टर्स और एक मॉब कोर्ट के अंदर घुस गए, हंगामी सूरत हाल हो गई, पुलिस को आना पड़ा, पुलिस ने आंसू गैस फेंका, टीयर गैस, लाठी चार्ज किया, सिचुएशन आउट हो चुकी थी। जस्टिस सज्जाद को बोला गया कि कोर्ट का अजर्न करो, कोर्ट को खत्म करो, नवाज शरीफ के खिलाफ आप फैसला। जस्टिस सज्जाद को जान बचाने के लिए इवेंचुअली पाकिस्तान छोड़ के फ्ली, he needed to escape that situation, ठीक है, skip that situation। तो जस्टिस सज्जाद के साथ जो है ना वो ये सीन हुआ था। अच्छा, अब जरा इसमें एक सीन सुने। प्रेसिडेंट लेगारी जो है, उसको नवाज शरीफ ने ये कहा था कि तुम जस्टिस सज्जाद को डिसमिस करो, तुम जस्टिस सज्जाद को। उसने नहीं किया, उसने बोला मैं ये काम, तो नवाज शरीफ ने प्रेशराइज करना शुरू किया और प्रेसिडेंट लेगारी ने अपनी पोस्ट से इस्तीफा, he resigned from his post, he resigned from his post। does that make sense? और फिर जस्टिस सज्जाद को हटाकर नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया एज चीफ जस्टिस अजमल मियां को। किसको अपॉइंट किया? और ये आप पूछें कि सर ये फिर प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? जब उसने रिजाइन कर दिया, किसने? प्रेसिडेंट लेगारी ने, तो फिर नया प्रेसिडेंट कौन बना? ये सवाल करें ना। थैंक यू वेरी मच, रफीक तरार। ठीक है, रफीक तरार वो ये था कौन? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कैंडिडेट था। ही वॉज अ कीन सपोर्टर ऑफ नवाज शरीफ। अब सर ये इतनी घुमाई हुई बात है, ये है क्या? ये चौथा पॉलिटिकल रिफॉर्म है, आसानी से समझ लो। ब्रॉडर हेडिंग लगाई हुई है कि जस्टिस सज्जाद को गलत तरीके से हटा के अजमल मियां को लाया गया एज चीफ जस्टिस। क्यों? क्योंकि जस्टिस सज्जाद जो थे वो क्या करते थे? वो किसके खिलाफ फैसला दे रहे थे? नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ ये नहीं चाहता। जब वो देने लगे थे, कोर्ट में फैसले होते थे, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कई हजार की तादाद में घुस गए कोर्ट में, जिससे सज्जाद की जान को खतरा हुआ। सो ही हैड टू लीव द कंट्री। ठीक है, उनको जाना पड़ा। और जो है ना वो जस्टिस सज्जाद की जगह जो है ना वो अपॉइंट किया गया अजमल मियां को। ठीक है, और ये करने से पहले नवाज शरीफ ने खूब कोशिश की थी लेगारी को प्रेस करने की कि तुम जो है ना वो यानी कि नवाज शरीफ, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नवाज शरीफ प्रेस्ड प्रेसिडेंट लेगारी कि आप जो है ना वो जस्टिस सज्जाद को डिसमिस करें एज चीफ जस्टिस। तो जस्टिस सज्जाद को मना कर दिया किसने? प्रेसिडेंट लेगारी ने, कि मैं जो है ना वो इसको डिसमिस नहीं करूंगा। और फिर वो प्रेशर में आके उन्होंने रिजाइन। इस तरह नवाज शरीफ ने बहुत सारे लोगों को रिजाइन करवाया था। आर्मी के भी कई ऑफिशियल्स को नवाज शरीफ ने इसी तरीके से रिजाइन करवाया था। ठीक है, फोर्सफुली। और फिर इसका ये एक रीजन था इसका डिक्लाइन भी आने का। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? कोई मसला तो नहीं है? शायद क्या समझे इस पॉइंट में? नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन इश्यूज थे, करप्शन केसेस थे। अब उसका फैसला जस्टिस सज्जाद को देना था। तो जस्टिस सज्जाद ने बोला कि मैं तो इसके खिलाफ फैसला, ही वाज एन इम्पार्शियल पर्सन, जिसको किसने अपॉइंट किया था? बेनजीर। तो अब आप ये भी सोचें पॉलिटिक्स दिमाग में। हुआ क्या? नवाज शरीफ ने पहले तो ये कोशिश की कि प्रेसिडेंट लेगारी को बोलूं कि इसको डिसमिस करें। प्रेसिडेंट लेगारी ने मना कर दिया, खुद रिजाइन कर दिया।
फिर नवाज शरीफ के जो बंदे थे वो कोर्ट में घुस आए, जस्टिस सजाद अली को बोला कोर्ट को एडजर्न करो वरना हम तुम्हें मारने की ये वो धमकी दी। जस्टिस सजाद अली को वहां से भागना पड़ा छोड़ के, और मैटर इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने आंसू गैस फेंके और लाठी चार्ज की, उसके बाद जो है ना वो ये चीज, कोई मसला है यहाँ तक? सो डज दैट मेक सेंस? अब आ जाए नवाज शरीफ के सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर, नवाज शरीफ के सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट हिज सोशल रिफॉर्म्स। ड्रग्स को बैन कर दिया और बोला हैवी फाइन्स लगाऊंगा जो भी ड्रग्स इस्तेमाल करेगा। स्मोकिंग बंद कर दी पब्लिक स्क्वायर में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बसेस में। इसी तरीके से अच्छा एक और चेंज, छुट्टी का दिन अब वीकली ऑफ जो है ना वो अगेन किसको बना दिया गया? हाँ, किसको बना दिया गया? संडे को। किसको बना दिया गया? फ्राइडे को किसने बनाया था? आप लोगों में से किसी ने अभी तक चैप्टर 14 नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, दिख रहा है। आगे चले। प्रोमोटेड इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है, विच वाज आल्सो इन लाइन विद जियाज रिफॉर्म्स, ठीक है। इसी तरीके से पनिशमेंट्स इन्होंने, जस्ट अ सेकेंड, पनिशमेंट्स इन्होंने स्ट्रिक्ट कर ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन राइट्स को बचाने के लिए, वुमेन ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर किसी भी औरत का गैंग रेप किया जाता है और जो जो लोग गैंग रेप में इन्वॉल्व होंगे उनको हम अंदर नहीं डालेंगे, सीधा उनको डेथ, सीधा उन, जिस तरीके से याद है पहले टेन्योर में इसने बोला था प्रॉफिट मोहम्मद की जो इंसल्ट करेगा, जिया ने क्या पनिशमेंट रखी थी कि आपको जेल में डाला जाएगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी। नवाज शरीफ ने उसको स्ट्रिक्टर बना दिया क्योंकि नवाज शरीफ ने जिया के इस्लामाइजेशन पॉलिसीज को बढ़ाया, इनहांस किया, ठीक है। इसी तरीके से मैरिज लॉज इसके बहुत अच्छे निकाले थे नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने ये अगर कोई बोलता है ना, फोर्स कर रहे थे कि भाई लड़की है तो इसको जो है ना वो डोरी के लिए जो है ना वो अगर कोई फोर्स करते तो उनके खिलाफ लॉज निकाले थे नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने बोला था कि शादी की हौज 12 बजे के बाद और शादी में से शरबत दे खुशी की, ये कोई खाना पीना करने की जरूरत नहीं है। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। इसी तरह फटाके, फायरिंग वगैरह, फायर वर्क्स के ऊपर जो है ना वो बैन लगा दिया गया था। डज दैट मेक सेंस? अब आए, कोई सवाल है यहाँ तक? जी बेटा जी, 6, ठीक है। तो यू कैन लीव, तुम्हें अभी जाना है, 6 बजे जाना है, अभी जाना, ठीक है, ठीक है, यू कैन लीव। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड की गई थी फार्मर्स को, इंटरेस्ट फ्री लोन्स वर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स ताकि आउटपुट बढ़ सके, सो दैट पाकिस्तान कैन बिकम, सो दैट लिखें अपने पास, सो दैट पाकिस्तान कैन बिकम, so that Pakistan can become self-sufficient in food, so that Pakistan can become self-sufficient in food. Does that make sense? कोई इशू? इसी तरह नवाज शरीफ ने सिटीजन्स को ये बोला था कि आप जो वेल्दी सिटीजन्स हैं, मालदार सिटीजन्स हैं, उनको ये बोला गया था कि आप कुछ पेमेंट करें ताकि हम मुल्क का कर्जा उतार सके। बेटा होता ये था, हमारी जो भी एग्रीकल्चरल इनकम थी वो सारी किसमें यूटिलाइज हो जाती थी? मुल्क के सूद पे करने में, इंटरेस्ट पे करने में। तो नवाज शरीफ ने वेल्दी सिटीजन्स को बोला कि आप कंट्रीब्यूट करें ताकि हम क्या कर सकें, बोलो भाई, ताकि हम क्या कर सकें, मुल्क का कर्जा उतार सके। और नारे लगाए, कैंपेनिंग चलाई, कर्ज उतारो मुल्क सवारो। सैलरीज में राइज दिया गया 300 350 रुपए का, ठीक है, फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 16। 10% इंक्रीमेंट दिया गया पेंशन्स के अंदर। These were the economic reforms of Nawaz Sharif. Does that make sense? कोई मसला यहाँ तक? कोई इश्यू? अब आते हैं हम इनकी फॉरेन पॉलिसी की तरफ। फॉरेन पॉलिसी बहुत इजी है, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। चलें अब हम इस फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं।